दोस्तों क्या बांग्लादेश इस्लामिक नेटो को ज्वाइन करने वाला है? दरअसल दोस्तों दो डेवलपमेंट्स हमें एक साथ होते हुए दिख रहे हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला है दोस्तों बांग्लादेश की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है DGFI, उनकी एक टीम चोरी छुपे पाकिस्तान गई थी 15 अगस्त को। अब वहां पे क्या खिचड़ी पकी है ये तो अब तक पब्लिकली आया नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तान ISI और बांग्लादेश इंटेलिजेंस के बीच में करीबी हो रही है, कुछ ऑपरेशनल चीजें हैं जिसको अंजाम देने गए हैं। दूसरी ओर अगर आप देखें तो तारिक रहमान को, जी हाँ, भारत से न्योता आया जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया, लेकिन अब सऊदी क्राउन प्रिंस MBS ने भी उनको बुलाया है। पाकिस्तान की बढ़ती हुई रीजनल लीडरशिप को भारत क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रहा है। अब भारत के लिए एक और नई न्यूज सामने आई है जहां बांग्लादेश भी इस नई अलायंस का यानी इस्लामिक नेटो का हिस्सा बनने जा रहा है। और एक्चुअल में यहाँ चल क्या रहा है, बांग्लादेश की नजदीकियां पाकिस्तान के साथ कैसे बढ़ रही है, इसके पीछे चाइना का हाथ कैसे है, और नई अलायंस जो है इस्लामिक नेटो या सुन्नी नेटो जो है, इसका क्या अर्थ है? दोस्तों क्या बांग्लादेश इस्लामिक नेटो को ज्वाइन करने वाला है? दरअसल दोस्तों दो डेवलपमेंट्स हमें एक साथ होते हुए दिख रहे हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला है दोस्तों बांग्लादेश की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है DGFI, उनकी एक टीम चोरी छुपे पाकिस्तान गई थी 15 अगस्त को। अब वहां पे क्या खिचड़ी पकी है ये तो अब तक पब्लिकली आया नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तान ISI और बांग्लादेश इंटेलिजेंस के बीच में करीबी हो रही है, कुछ ऑपरेशनल चीजें हैं जिसको अंजाम देने गए हैं। दूसरी ओर अगर आप देखें तो तारिक रहमान को, जी हाँ, भारत से न्योता आया जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया, लेकिन अब सऊदी क्राउन प्रिंस MBS ने भी उनको बुलाया है। सऊदी बुला रहे हैं दोस्तों, मत भूलिएगा सऊदी में ऐसे ही मक्का पैक्ट अचानक से साइन किया गया था। अटकलें लग रही थी कि पाकिस्तान सऊदी को एक्सपैंड किया जाएगा जो डिफेंस कोऑपरेशन है, लेकिन जिस दिन साइन हुआ था उसके एक दिन पहले तक भी मीडिया में नहीं मालूम था। आपको याद होगा मैंने सुबह सुबह जब रॉयटर्स में न्यूज आया तब बताया कि आज साइन होने वाला है और शाम को वो साइन हुआ था। तो क्या कुछ वैसा ही होने वाला है, क्योंकि टर्किश मीडिया भी कुछ उसी तरफ इशारा कर रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले जैसे यूनुस के काल में बांग्लादेश DGFI और पाकिस्तान ISI के बीच में करीबी बढ़नी शुरू हुई थी, कुछ वैसा ही वापस हुआ है और बस इस बार तारिक रहमान के टाइम में हो रहा है, तो कोई अंतर नहीं आया है। 6 मेंबर टीम फ्रॉम बांग्लादेश इंटेलिजेंस बॉडी विजिट्स पाकिस्तान। आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स का ये न्यूज है, दीपांजन रॉय चौधरी साहब ने ये लिखा है और पहले भी उन्होंने ये न्यूज ब्रेक किया था। दोस्तों ये दिखा रहे हैं ये करीब आ रहे हैं। अब देखिए अपने आप में जब ये करीब आ रहे हैं तो भी चिंता का विषय है, क्योंकि सेम BNP सरकार जब इससे पहले थी तो यही DGFI, यही पाकिस्तान ISI भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए बहुत बड़ा खेल खेल रहे थे। अब तक का सबसे बड़ा आर्म्स हॉल बांग्लादेश में पकड़ा गया था और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था? सेम DGFI, सेम बांग्लादेश की जो इंटरनल इंटेलिजेंस है NSI, उसके ऑफिशियल्स थे जो कि पकड़े गए थे। इसके सिवा इसी BNP के सरकार के लोग थे, जमाते इस्लामी के साथ कोलिशन सरकार थी, उसके टॉप लीडर्स थे, मिनिस्टर्स थे, जिनको आप देखें तो हैंग्ड टिल डेथ ये सजा दी गई थी बांग्लादेश के कोर्ट के द्वारा। हालांकि यूनुस ने सबको छुड़वा दिया है। यह दिखा रहा है दोस्तों कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ उस तरफ चीजें हो सकती हैं। अगर आप देखें तो उस तरफ उस समय में उंगलियां तो तारिक रहमान पे भी उठी थी कि वो भी आर्म्स हॉल में इन्वॉल्व हैं, वही मेन कॉन्स्पिरेटर हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो एक अपने आप में चिंता का विषय है, दूसरी तरफ ये डॉट भी है जो कनेक्ट हो रहा है। MBS ने तारिक रहमान को इनवाइट किया है सऊदी अरेबिया स्ट्रॉन्गर टाइज पे चर्चा करने के लिए, और वहीं अगर आप टर्किश मीडिया देखें तो उसमें एक आर्टिकल आया है जिसमें येनी सेफाक, जो कि कोई ऑर्डिनरी टर्किश पब्लिकेशन नहीं है बल्कि एक इस्लामिस्ट पब्लिकेशन है जो कि बड़ा ही करीब है एर्दोगान सरकार का, उसने कुछ दलीलें दी थी कि क्यों बांग्लादेश को इसमें लाना चाहिए, इस्लामिक पैक्ट में, वो इस इस्लामिक नेटो में, मक्का पैक्ट में उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं बहुत कुछ बता रहा है और ये समय आ गया है जब चीजों को अब टाइटन अप करना होगा। अदरवाइज इनको अगर हल्के में हम देंगे तो इसी प्रकार से ये चीजों को कहीं ना कहीं हमारे लिए कॉम्प्लिकेट करेंगे। पाकिस्तान की बढ़ती हुई रीजनल लीडरशिप को भारत क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रहा है। अब भारत के लिए एक और नई न्यूज सामने आई है जहां बांग्लादेश भी इस नई अलायंस का यानी इस्लामिक नेटो का हिस्सा बनने जा रहा है। और अगर वाकई में ये सच हो गया तो इंडिया के लिए एक नया खतरा सामने आ जाएगा, जहां इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया को कमजोर दिखाने के लिए पाकिस्तान और चाइना कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश के साथ सांठगांठ करने के पीछे चाइना और पाकिस्तान दोनों का हाथ है। चलिए इसको इन डिटेल समझते हैं कि एक्चुअल में यहाँ चल क्या रहा है, बांग्लादेश की नजदीकियां पाकिस्तान के साथ कैसे बढ़ रही हैं, इसके पीछे चाइना का हाथ कैसे है, और नई अलायंस जो है इस्लामिक नेटो या सुन्नी नेटो जो है, इसका क्या अर्थ है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं और आगे आने वाले सालों में कौन से नए देश इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। इसको इन डिटेल समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए 2-3 सालों के अंदर ही बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियां काफी ज्यादा खबरों में है।
जहां पे बांग्लादेश कहता है कि मैं JF-17 जो फाइटर जेट है उसको खरीदना चाहता हूं, जो कि चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ मिलकर ही डेवलप हो पाता है। ये एक नई मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्लान को डेवलप कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान की, और अगर ऐसा कुछ संभव होता है तो शायद से बांग्लादेश की नजदीकियां और भी पाकिस्तान के करीब हो सकती हैं, जिसके कारण भारत के ऊपर खतरा हो सकता है। इसी के साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं, मालदीव्स भी एक ऐसा देश है जो कि इस इस्लामिक नेटो के अंदर जा सकता है, जिसकी आशंकाएं काफी ज्यादा जताई जा रही हैं। अगर बांग्लादेश और मालदीव्स भी इसके साथ जुड़ गया तो शायद से भारत चारों ओर से यहां पे घेर लिया जाएगा। आपको क्या लग रहा है इसके बारे में? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब तक आप व्यक्त नहीं करेंगे तब तक चीजें आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी। चलिए इसको इन डिटेल समझते हैं। ये इस्लामिक नेटो आखिर है क्या? सबसे पहले इसको समझ लीजिए। इस्लामिक नेटो 7 अगस्त 2026 को स्टैब्लिश हुआ है। ये किया किसने है? पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की, ये तीनों की तीनों कंट्रीज ने मिलकर एक मिलिट्री डिफेंस कॉर्पोरेशन यानी मिलिट्री डिफेंस अलायंस बनाया है, जिसके तहत ये लोग चाहते हैं कि ये नेटो की तरह ही काम करे। अगर एक देश पर अटैक किया जाता है तो दोनों देश इसका साथ देंगे। पर आप यहां ये बात समझिए कि यहां पे है सऊदी अरेबिया, जिसकी सिक्योरिटी प्रोवाइडर खुद यूएस था। तो यहां पर साथ किस चीज का होगा? यहां पर पैसों का यानी कि मनी का साथ होगा। वहीं पर टर्की है, वही देश जिस देश ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान को वेपन सप्लाई किए थे। तो इसका साफ मतलब है कि टर्की जो है वेपन सप्लाई में हेल्प करेगा, वहीं सऊदी अरेबिया पैसों में हेल्प करेगा, और वहीं पाकिस्तान जो है इन दोनों देशों को भी सेम बेसिस पर हेल्प करने के लिए तैयार बैठा है। अब ये जो अलायंस बनाई गई है ये सेम नेटो के आर्टिकल 5 की तरह कही जा रही है, जहां पर एक देश पर अटैक सभी देशों की तरह माना जाएगा। पर सेम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कहूं या फिर अलायंस कहूं 2025 में भी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने बनाई थी। पर तब जब अटैक हुआ था तो पाकिस्तान कहीं पर भी नजर नहीं आया था, जब सऊदी अरेबिया के ऊपर ईरान ने अटैक किया था। यहां तक कि यूएस भी इजराइल को बचाने में लगा हुआ था, उसने भी सऊदी अरेबिया की कोई भी हेल्प नहीं की थी, जिसके कारण सऊदी अरेबिया को अब सिक्योरिटी चाहिए, ऐसी सिक्योरिटी जो अब यूएस हटाने वाला है, तो सऊदी अरेबिया के लिए कोई देश अपने सारी फोर्सेस के साथ खड़ा हो सके। यही है पूरा इस्लामिक नेटो, जिसको सुन्नी नेटो भी कहा जा रहा है, क्योंकि सारे देश ही सुन्नी इस्लामिक देश हैं, यानी सुन्नी मुस्लिम्स के देश हैं। देखिए ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन को साइन किया गया, इस अग्रीमेंट को साइन किया गया मक्का के अंदर, और अब जब इस रीजनल होली प्लेस के अंदर इन सभी अलायंसेस के साथ इस अलायंस को साइन किया गया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि 2026 नई अलायंसेस को दिखा रहा है। चाहे वो अलायंस इजराइल और यूएसए की हो, चाहे वो अलायंस इन तीनों देशों की हो, चाहे वो अलायंस नए देश जैसे पाकिस्तान की नए देशों के साथ करीबी, इन सभी को दिखाता हो। मैं आपको बता दूं पाकिस्तान का ये पहला स्टेप नहीं था। पाकिस्तान इससे पहले भी बहुत सारे नए स्टेप्स इस 2026 के अंदर ले चुका है, जिसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। अब मैं एक और देश पे आ जाती हूं जो कि इस इस्लामिक नेटो का हिस्सा बनना चाहता है, पर बावजूद इन सभी चीजों के हिस्सा बन नहीं पाएगा। वो है इजिप्ट। इजिप्ट चाहता है कि इस इस्लामिक नेटो का हिस्सा बने, पर क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस है, क्योंकि यहाँ खुद पॉवर्टी है, यहाँ पे बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है इकोनॉमिकली, तो इन सभी के कारण इजिप्ट जो है अभी इस इस्लामिक नेटो का हिस्सा नहीं बन पाएगा। तो आज का जो पहला न्यूज है वो है 6 मेंबर टीम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन इंटेलिजेंस बांग्लादेश, जो कि इस्लामाबाद 15 अगस्त को ट्रैवल की थी। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के हवाले से ऑफिशियल्स का नाम भी है, जिसमें एक कर्नल रैंक के ऑफिसर हैं, एक विंग कमांडर हैं, एक स्क्वाड्रन लीडर हैं, यानी एक आर्मी और 2 एयरफोर्स के अफसर हैं, और 3 विदाउट रैंक कोई टीम है जो कि पाकिस्तान गई है। दोस्तों ये ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अगर आप देखें तो थाई एयरवेज के द्वारा लीव करते हैं, बैंकॉक पहुंचते हैं और वहां से पाकिस्तान भेजा जाता है। क्यों भेजा गया अनडिस्क्लोज्ड है। आईएसआई काउंटर पार्ट से मुलाकात की है। दोस्तों यहां पे मत भूलिएगा, अगर आप देखें तो इस प्रकार की मीटिंग यूनुस काल में कंटिन्यूअसली होनी शुरू हो गई थी। डीजीएफआई डायरेक्टर अगर आप देखें राशिद चौधरी, वो भी इस्लामाबाद गए थे अप्रैल 2026 में, और पैटर्न हमने देखने मिला है रिपीटेड डीजीएफआई आईएसआई के बीच में इस प्रकार से कुछ मीटिंग्स हो रही है, कंटिन्यूअस कांटेक्ट हम देख रहे हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो जो 15 अगस्त को ये टीम गई है
जैसे ही वो वहां पहुंचती है, साथ में अगर आप देखें तो एक न्यूज सामने आता है कि तारिक रहमान जो कि भारत आने वाले थे ऐसा कहा जा रहा था, अचानक से न्यूज आता है कि वो नहीं आएंगे। तो टाइमिंग भी बड़ा ऑड है। इसके सिवा जो टीम स्ट्रक्चर है जो दिखा रहा है कि एक आर्मी के अफसर हैं, 2 एयरफोर्स के अफसर हैं, कुछ सिविलियन स्टाफ है, अगर आप देखें तो ये दिख रहा है कि यहां पे जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है पहले के विजिट्स में उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, क्योंकि मिड लेवल ऑफिसर्स हैं। ये बता रहा है कि कुछ जैसा लग रहा है एक आर्मी, 2 एयरफोर्स के अफसर, यानी कि कुछ इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनाइसेंस, कुछ यूएवी, कुछ मैरीटाइम एयर सर्वेलेंस, इस पर कुछ कोऑपरेशन दोनों करना चाह रहे हैं और उसके लिए ये गए हैं। अगेन ये अटकलें लग रही हैं क्योंकि आउटकम क्या है, क्या पर्पस था, वो पब्लिकली नहीं बताया गया है। दोस्तों यहां पे अपने आप में ये कंसर्निंग है। पाकिस्तान बांग्लादेश जब इंटेलिजेंस कोऑपरेशन करते हैं तो वो भारत के खिलाफ करते हैं, ये बात ऑलरेडी तय है। और स्पेशली जब बीएनपी सरकार है तो ये होने की संभावना और बढ़ जाती है। कारण है हमारे पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है पास्ट का। जी हाँ, बहुत सारे गड़े मुर्दे हैं जो कि अब तक उखाड़े नहीं जा रहे थे, स्केलेटन्स इन क्लोसेट हैं जो कि हम भूलना चाह रहे थे। अगर आप विवेकानंदा फाउंडेशन वगैरह देखें तो वो भी कह रहे हैं कि हाँ ये जो गड़े मुर्दे हैं इनको नहीं उखाड़ेंगे क्योंकि दोनों देश को कोऑपरेट करना ज्यादा आवश्यक है। लेकिन अब देखिए जो दिख रहा है उसमें जरूरी है कि एक बार वापस इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। कहानी है दोस्तों 2004 की। 1-2 अप्रैल 2004 को बांग्लादेश पुलिस ने, कोस्ट गार्ड ने एक इंटरसेप्ट किया अब तक का बांग्लादेश का सबसे बड़ा आर्म सीजर। इतना बड़ा आर्म सीजर की 10 ट्रक में भर के वेपन्स जा रहे थे। भारत इनको भेजा जाना था उल्फा को। क्या क्या वेपन्स था जानते हैं दोस्तों? 4930 फायर आर्म्स थे, 27,000 से अधिक ग्रेनेड्स थे, 100 से अधिक रॉकेट लॉन्चर्स थे, सैकड़ों रॉकेट्स थे, हजारों मैगजीन्स थे, मिलियन से अधिक राउंड्स थे। ये उल्फा को दिया जाना था। ये चाइनीज वेपन्स थे। कहां उतरे थे? तो चिटागोंग यूरिया फर्टिलाइजर लिमिटेड की जो जेट्टी होती है वहां पे, वही चिटागोंग पोर्ट जिसके इर्द गिर्द का एसईजेड चाइना को दिया गया है अभी रिसेंटली तारिक के द्वारा। दोस्तों डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। आगे सुनिए, आगे और डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। जरा सुनिए ये ऑपरेशन कब हुआ था, किसकी सरकार थी? बीएनपी जमाते इस्लामी की कोalition थी। कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं जिसमें ट्रायल्स में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट के सीनियर फिगर्स इसमें लिप्त पाए गए थे कोर्ट के द्वारा। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर जो कि जमात चीफ थे निजामी, स्टेट मिनिस्टर फॉर होम बाबर जो कि इसी बीएनपी से थे, एक जमात से थे, वो सब इसमें पाए गए थे। डीजीएफआई एनएसआई के ऑफिसर्स इसमें लिप्त थे। लोकल बीएनपी लिंक्ड फैसिलिटेटर्स थे जिन्होंने इसको अंजाम दिया था। आप देख सकते हैं बांग्लादेशी अखबार है उसका ये कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। निजामी बाबर एमंग 14 टू हैंग 3 टॉप डीजीएफआई एनएसआई ऑफिशियल्स। एनएसआई यानी दोस्तों उनका इंटरनल इंटेलिजेंस, जैसे हमारा आईबी है अंदर के इंटेलिजेंस के लिए, वैसे ही उनका एनएसआई है। अब दोस्तों यहां पे जरा देखिए आप, ये सब जो है बाबर अगर आप देखें तो इसी बीएनपी के मंत्री थे, गृह मंत्रालय इनका जिम्मा था। निजामी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे जो कि पोर्ट में उतरवा रहे थे तो वो भी लिप्त थे। और रिपोर्ट्स ये हैं, आप जरा देखें तो जो की कॉन्स्पिरेटर था हफीजुर रहमान, कहा जाता है इसने मजिस्ट्रेट को कहा है, बांग्लादेशी अखबार में आया कि इसने मजिस्ट्रेट को कहा है कि हफीजुर रहमान ठीक एक दिन पहले तारिक रहमान से मिला था हवा भवन में और वहां पे उल्फा लीडर परेश बरुआ से भी उसकी मुलाकात हुई थी 1 अप्रैल 2004 को, ठीक इसको अंजाम देने वाली सुबह को, जो कि बहुत कुछ बताता है। दोस्तों ये गड़े मुर्दे हैं जो कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान के द्वारा वेपन्स भेजा गया था, चाइनीज वेपन्स था, बांग्लादेश का पोर्ट था, उल्फा को ये दिया जाना था, हमारे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करना था। तो क्या चीजें वापस उसी ओर जा रही हैं? जो ये रिन्यूड डीजीएफआई आईएसआई इंटीमेसी है ये कहीं ना कहीं वही बता रहा है कि पुराने चैनल्स जो कि हसीना ने बंद करवाए थे, वो सैंक्चुरीज जो कि इन नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको दिए जाते थे जो कि हसीना ने बंद करवाए थे, वो प्रॉक्सी ऑप्शंस जो कि पाकिस्तान के पास था जो कि हसीना ने बंद करवाए थे, उसको रीओपन करवाने की साजिश रची जा रही है। अब दोस्तों ये अपने आप में चिंताजनक विषय है, लेकिन यहां पे और एक डॉट है जो कनेक्ट हो रहा है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तारिक रहमान को सऊदी अरेबिया बुलाया है। सऊदी एम्बेसडर ने एक चिट्ठी भी भेज दी है पीएमओ को और कह दिया है कि हाँ हम ऑफिशियली बुला रहे हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो ये बातें जुलाई 2026 से चल रही थी और रहमान ने इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट भी कर लिया है। सऊदी वो जाने भी वाले हैं और ढाका ने भी रेसिप्रोकल इन्विटेशन एमबीएस को दिया है। अब देखिए दोस्तों इसमें चिंताजनक कहानी दो है। एक क्या है कि हम भी बुला रहे हैं तारिक रहमान को, वो आ नहीं रहे, वैसे आके ऐसा कुछ देने तो नहीं वाले, उनको लेने ही वाले थे, तो बहुत सारी चीजें भारत से मिलनी थी। ठीक है आपको नहीं चाहिए तो मत आइए, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या ये प्रिकर्सर है, बांग्लादेश भी इस मक्का पैक्ट को ज्वाइन कर सकता है। दोस्तों ये अटकलें अगर आप देखें तो और मजबूत इसलिए हो जाती हैं क्योंकि यही बात अगर आप देखें तो टर्किश मीडिया भी कह रही है। 7 अगस्त 2026 को जब मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन होता है तो उसके ठीक बाद टर्किश इस्लामिस्ट डेली है, न्यूज़पेपर है, इस्लामिस्ट लीडिंग रखती है, येनी सफाक, उसमें जो कि अर्दोगन सरकार की बड़ी करीब है, उसमें एक आर्टिकल आया कि क्यों बांग्लादेश को मक्का पैक्ट ज्वाइन करना चाहिए और हम सब चाहते हैं बांग्लादेश इसमें जुड़े। उन्होंने कारण दिया
कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी समस्या है कि वो बहुत बड़े भारत से घिरा हुआ है, तो इस वजह से बांग्लादेश सोवरेन नहीं हो पाता है, एसिमेट्री है पावर में भारत के साथ। तो ये एसिमेट्री कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी यदि बांग्लादेश मक्का पैक्ट ज्वाइन कर लेता है। उसका कहना है कि जैसे ही बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की भी खड़े हो जाएंगे तो फिर बांग्लादेश बिना किसी डर के मैच्योर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी आगे बढ़ा सकता है। सवाल यहां पर यह है कि भारत ने कब बांग्लादेश को धमकाया है बंदूक दिखा के? कब हमने डिफेंस के द्वारा आपको धमकी भी दी है या डराया भी है जो आपको डिफेंस पैक्ट चाहिए? आपकी ऑलरेडी इतनी निर्भरता है हमारे ऊपर, हमको बंदूक उठाने की क्या आवश्यकता है? खाली आपके लिए हम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके रॉ मटेरियल्स बंद कर दें, ऐसे ही आपके एक्सपोर्ट अर्निंग्स गिर जाएंगे, आपकी एनर्जी आपको देना बंद कर दें, आप ऐसे ही घुटनों पे आ जाएंगे। जो बहुत सारे लीवर्स हैं, पानी भूल जाइए, तो बहुत सारे आपके लिए हमारे पास लीवर्स है, बंदूक तो उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। तब क्या कर लेगा तुर्की, क्या कर लेगा सऊदी? खैर, ये बातें बांग्लादेश को बताई जा रही हैं तुर्की के द्वारा। टर्किश ऑफिशियल्स की बात है, जी हां, फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान उन्होंने भी कहा है कि हम मक्का पैक्ट को एक्सपैंड करना चाहते हैं, इजिप्ट को इसमें लाना चाहते हैं। लेकिन इजिप्ट कहा जा रहा है कि सऊदी उतना कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो इजिप्ट को लेकर बताई जा रही हैं। लेकिन बांग्लादेश को लेकर सब कंफर्टेबल हैं। दोस्तों यहां पे मत भूलिएगा, पाकिस्तान बांग्लादेश के टाइज मजबूत हो रहे हैं, वहीं तुर्की बांग्लादेश का भी क्लोजनेस हो रहा है। जब से यूनुस आए थे और उसके बाद से जो प्रक्रिया चल रही है, एक्सेलरेटेड डिफेंस कोऑपरेशन हुआ है, ड्रोन्स, रॉकेट, एयर डिफेंस तुर्की का बांग्लादेश को गया है। टर्किश फॉरेन मिनिस्टर ढाका आए थे और उन्होंने ऑपरेशनलाइज किया था 2+2 टाइप का एक अग्रीमेंट, जिसके द्वारा हर साल फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर दोनों देशों के मिला करेंगे और डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन और मजबूत हो सकेगा। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकरुज्जमान, आपको याद होगा हसीना के जो रिलेटिव थे, ये तुर्की गए थे, जी हां, जुलाई 2026 में, और डिफेंस इंडस्ट्रीज का इन्होंने एक तरीके से टूर वगैरह भी किया था। जी हां, वकरुज्जमान वही है जो आप ऊपर देख रहे हैं। बस अब क्या है, वकरुज्जमान क्या है कि देख रहे हैं किस तरफ देश जा रहा है, इस्लामिस्ट रेडिकल्स के हाथ आ गया है, तो इन्होंने भी अपनी दाढ़ी वगैरह बढ़ा ली है। खैर दोस्तों, इसमें अगर आप ओवरऑल कहानी देखें तो एक चीज दिख रहा है, क्या भारत को सराउंड किया जा रहा है। एक तरीके से अगर आप देखें तो बांग्लादेश अब इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री वार्मिंग पाकिस्तान और तुर्की के साथ तो है ही, क्या इसको अब फॉर्मलाइज किया जा रहा है एक इस्लामिक नेटो पैक्ट के द्वारा। दोस्तों अगर आप देखें तो इसके साथ पाकिस्तान बहुत सारी चीजें अचीव करेगा। हमारा वेस्ट और ईस्ट दोनों एक मिलिट्री पैक्ट से बंध जाएगा, जिसमें एक्सटर्नल पावर सऊदी और तुर्की भी यहां पर इन्वॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप देखें तो इससे क्या है, एक तो ऑलरेडी इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स, आइडियोलॉजिकल कॉरिडोर हमको देखने मिल रहा है, जो बे ऑफ बंगाल से शुरू होता है, पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की होता हुआ जाता है, जो कि इस्लामिस्ट रेडिकलिज्म को बढ़ावा दे रहा है, वो और सशक्त होगा। दूसरी तरफ टर्किश वेपन्स आएंगे, ड्रोन्स, वैसे ही टर्किश ट्रेनिंग, जो नैरेटिव सपोर्ट है, टर्किश मीडिया जो चलाती है, वो सब भी होगा, और वहीं सऊदी कैपिटल भी आएगा। दोस्तों अगर आप देखें तो भले आज ये खास काम का आपको ना दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म आर्किटेक्चर अगर आप देखें तो ये बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें आज भले इनका एक जॉइंट मिलिट्री सेल नहीं है, एक जॉइंट डिफेंस कोऑर्डिनेशन के लिए अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर नहीं है नेटो में जैसा होता है, लेकिन आने वाले दिनों में जॉइंट डिफेंस कमांड बनेगा, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी, क्रॉस ऑपरेशनल वेपन्स प्लेटफॉर्म्स होंगे, तो उसके साथ कहीं ना कहीं ये मजबूत भी हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमेशा रहेगा। पाकिस्तान इसके साथ भारत का ईस्टर्न फ्रंट भी बांग्लादेश के द्वारा खोल सकेगा, जो 2 फ्रंट वॉर वो चाहेगा, कुछ वो जो कि चाइना भी चाहता है, उस तरफ चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। वैसे ही आप देखें तो तुर्की डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनर होगा, आइडियोलॉजिकल कनेक्टर होगा, और वहीं सऊदी अरेबिया फाइनेंशियल माइट देगा और इस्लामिक लेजिटिमेसी देगा। मत भूलिएगा, जब इस्लामिक रेडिकलिज्म का इस प्रकार से कॉरिडोर बन रहा है जिसको सऊदी अरेबिया और तुर्की फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारे अंदर भी चैलेंजेस होंगे। ये रेडिकलिज्म सिर्फ हमारे दोनों बॉर्डर के ओर से, पश्चिम और पूरब में ही नहीं, अंदर भी हमको इसकी आग दिखेगी। तो चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पे एक सवाल है, यहां सवाल यह है कि क्या भारत को इसको हल्के में लेना चाहिए। दोस्तों समय आ गया है जब स्क्रूज टाइटन करने होंगे। अभी से इस तरफ अटकलें भी लग रही हैं, तो हमारा रवैया बड़ा क्लियर होना चाहिए सऊदी अरेबिया के साथ भी और बांग्लादेश के साथ भी। अगर आप इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ा हानिकारक होने वाला है। मत भूलिएगा दोस्तों, अगर सऊदी को आपको कहीं ना कहीं टारगेट करना होगा अगर ऐसा कुछ होता है। कारण है एग्जैक्टली अगर आप देखें तो सऊदी को बांग्लादेश क्या देने वाला है। सऊदी इस वक्त समस्याओं में घिरा हुआ है, तो वो कहता है जी पाकिस्तान को तो हम लाए हैं, हम पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ेंगे, पाकिस्तान हमारे लिए लड़ेगा, लेकिन हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो हम पोस्चरिंग करते हैं कि हमारे पास भाड़े का न्यूक्लियर बॉम्ब मिल चुका है, तो हम ईरान को उसके द्वारा आंख दिखा देंगे। लेकिन बांग्लादेश क्या ला रहा है आपके पास टेबल पे, तो यह सवाल तो देखिए सऊदी से पूछा जाएगा। और अगर बांग्लादेश कुछ वैसा ला नहीं रहा है तो फिर आप क्यों इसको इस अलाइनमेंट में लेकर के आ रहे हैं। मतलब आपका उद्देश्य बड़ा ही मैलिशियस है।
आप भारत को घेरना चाह रहे हैं पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलके, तो आप भी इसके को फैसिलिटेटर हैं। तो आप भी इस वक्त कमजोर चल रहे हैं, तो इस कमजोर समय में आपके भी स्क्रूज टाइटन किए जाएंगे। कहीं ना कहीं यह मैसेज बड़ा क्लियर है, सऊदी को भी भारत स्पष्ट रूप में देना शुरू कर दे।